सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में प्रथम गोलमेज सम्मेलन की हम बात करेंगे। उप समिति संख्या 2 जो यहाँ पर बनाई गई, प्रांतीय संविधान में किस तरह के प्रावधान होने चाहिए, ये उप समिति संख्या 2 तय करेगी। और इसमें बाबा साहब भी एक सदस्य के तौर पर नामित हैं। ऐसे में बाबा साहब के क्रांतिकारी सुझाव जानना हर किसी के लिए, हर अम्बेडकरवादी के लिए बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब इस अवसर पर कहते हैं कि आखिर गवर्नर और विधानमंडल की शक्तियां क्या होनी चाहिए, इस बारे में बाबा साहब के क्रांतिकारी विचार जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम गवर्नर और विधानमंडल की शक्तियों के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जब बाबा साहब अपना ये सुझाव दे रहे थे तो उस समय कुछ साथियों ने बाबा साहब से प्रश्न भी किए। उप समिति संख्या 2 के सदस्यों ने बाबा साहब से जो प्रश्न किए, उन प्रश्नों का जवाब बाबा साहब ने क्या दिया, प्रश्न क्या थे और जवाब बाबा साहब के क्या थे, ये भी आज के ही अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। उप समिति संख्या 2 की चौथी बैठक 9 दिसंबर 1930 को होती है और जिसकी संपूर्ण बाबा साहब का ये स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। तो आइए आज का अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत करते हुए BBAIC अर्थात बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अम्बेडकर संदेश भाषा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से हम आपके समक्ष, जिसका शीर्षक है डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में, हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पेज नंबर 22 से लेकर 25 तक। भाषा कहते हैं कि अगला विषय गवर्नर और विधानमंडल की शक्तियों के बारे में है। मैं अपने विचार 3 शीर्षकों के अंतर्गत रखूंगा। पहला बजटी विधान, नंबर 2 सामान्य विधान, नंबर 3 आपात विधान। गवर्नर को इस समय सुरक्षित विषयों के लिए प्रावधान करने के संबंध में प्रमाण पत्र देने की शक्तियां प्राप्त हैं। प्रांत में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए वे प्राधिकृत करने का भी उसे प्राधिकार प्राप्त है। यदि सुरक्षा और शांति के प्रश्नों के समाधान की जिम्मेदारी उत्तरदायी सरकार को दी जानी है तो गवर्नर को इसके लिए व्यय का प्राधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे विधेयकों के संबंध में प्रमाण पत्र देने की शक्ति प्राप्त है। यह 2 प्रकार की है। यह प्रमाणित कर सकता है कि विधानमंडल में चर्चाधीन विधेयक पर आगे चर्चा न की जाए, क्योंकि उससे प्रांत की सुरक्षा और शांति भंग हो सकती है, और उसे ये भी प्रमाणित करने का अधिकार है कि अमुक विधेयक प्रांत की सुरक्षा और शांति के हित में है, चाहे विधानमंडल की उसे सामान्य रूप में पारित करने की इच्छा न हो। मेरे विचार से बाबा साहब कहते हैं इन दोनों शक्तियों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। भारत के भावी संविधान में इन शक्तियों का प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आगे कहते हैं कि उसे पूर्व अनुमति का अधिकार भी है। कतिपय विषयों पर चर्चा के लिए पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है और मेरे विचार से यह अधिकार भी समाप्त कर दिया जाए। तब माननीय अहमद सईद खां बाबा साहब से कहते हैं भेदभाव संबंधी विधान। तब बाबा साहब कहते हैं उसे भी गवर्नर पर न छोड़कर उसका सांविधिक प्रावधान किया जाए। गवर्नर को निषेधाधिकार करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जो प्रांत चाहे वहां द्वितीय सदन नहीं बनाया जाएगा, ऐसे प्रांतों में गवर्नर को निषेधाधिकार दिया जाना चाहिए। गवर्नर को पुनः विचार के लिए विधेयक को सदन में वापस भेजने का अधिकार है। ये बड़ा उपयोगी अधिकार है जो विभिन्न डोमिनियनों के संविधान में विद्यमान है और मेरे विचार से इसे बनाए रखा जाए। गवर्नर किसी विधेयक को गवर्नर जनरल के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है और जिन मामलों में भी वह विधेयक उसके विचारार्थ रख सकता है उन्हें कानूनी रूप से परिभाषित कर दिया गया है। जब हम प्रांतीय सरकारों के केंद्र सरकार के साथ संबंधों की चर्चा करेंगे तब इस विषय पर विचार किया जा सकता है, किंतु इस समय इस विषय पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रांतीय संविधान ऐसा हो कि प्रांतों को हस्तांतरित किए गए विषयों के संबंध में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। संविधान ऐसा हो कि प्रशासन में अथवा कानून बनाने में केंद्र सरकार के निरंतर हस्तक्षेप का कोई अवसर न आए। कानून और व्यवस्था एवं अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपायों के प्रश्न के बारे में मैं कह चुका हूं कि इस विषय को हस्तांतरित कर दिया जाए। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि आपात स्थिति के दौरान जब कानून और व्यवस्था खतरे में हो तो गवर्नर को पुलिस अधिकारियों की तैनाती और स्थानांतरण के संबंध में मंत्रिमंडल की सलाह से अन्यथा अंतिम आदेश देने का अधिकार होना चाहिए। मेरे विचार से ये बहुत जरूरी है। माननीय कावस जी जहांगीर कहते हैं
केवल आपात स्थिति के दौरान? तब बाबा साहब कहते हैं हाँ, किंतु दूसरे मामलों में नहीं। श्री पाल बाबा साहब से कहते हैं कि क्या सामान्य काल में नहीं? तब बाबा साहब जवाब देते हैं, कहते हैं सामान्य काल में नहीं। जब कोई दंगा होता है, ऐसी आपात स्थिति में गवर्नर जैसा निष्पक्ष अधिकारी मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है उससे विचलित हुए बिना ये सुनिश्चित कर सकता है कि दंगे के दौरान किसी संप्रदाय विशेष की सुविधा के लिए लोगों का एक स्थान से दूसरे पर स्थानांतरण न किया जाए। मेरे विचार से इससे गवर्नर को कानून और व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए पर्याप्त अधिकार मिल जाएंगे। अल्पसंख्यकों के संबंध में कुछ वक्ताओं का सुझाव था कि द्वितीय सदन से अल्पसंख्यकों को संरक्षण मिल सकेगा, और मेरे मित्र श्री वुड ने कहा है कि द्वितीय सदन के संदर्भ में दलित वर्गों की स्थिति पर मैंने पूरी तरह विचार नहीं किया है। मैं इस संबंध में अपने मित्र को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है और मैं अपने मित्र श्री पाल से पूर्णतया सहमत हूं कि द्वितीय सदन अल्पसंख्यक को संरक्षण प्रदान करने के स्थान पर उनके लिए अवरोधक सिद्ध होगा। गवर्नर और उसके मंत्रिमंडल के बीच संबंध के विषय पर मैंने अभी तक अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं। संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या गवर्नर को मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करने का अधिकार होना चाहिए अथवा नहीं। देश में मंत्रिमंडल द्वारा सम्राट की अनुपस्थिति में अपनी बैठकें करने की पद्धति को अपनाने से प्रश्न उठता है कि मंत्रिमंडल अपने निष्कर्षों और निर्णयों की सूचना गवर्नर को किस तरह से दे। यदि इस बात का विचाराधीन विषय से कोई संबंध नहीं है तो उसकी चर्चा पर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अध्यक्ष कहते हैं कि हमने सामान्यतया समूचे प्रश्न पर चर्चा की है, इसलिए यदि आप इस पर अपनी बात जारी रखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब बाबा साहब कहते हैं कि इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। साइमन कमीशन का सुझाव था कि ICS अधिकारी के स्तर का एक मंत्रिमंडल सचिव नियुक्त किया जाए जो गवर्नर के लिए मंत्रिमंडल के संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करे। ये सुझाव देते हुए कमीशन ने कहा था कि इस देश में इस तरह का प्रचलन है, अर्थात मंत्रिमंडल का हमेशा एक सचिव होता है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यह कहना एक बात है कि ये मंत्रिमंडल का एक सचिव होना चाहिए, किंतु ये कहना बिल्कुल भिन्न बात है कि इस सचिव की मंत्रियों के ऊपर गवर्नर तक पहुंच होनी चाहिए। इस देश में शायद सचिव नियुक्त करने की प्रथा है। मेरे विचार से कोई भी मंत्रिमंडल अथवा प्रधानमंत्री ये नहीं चाहेगा कि सचिव की मंत्रियों अथवा प्रधानमंत्री के ऊपर सम्राट तक पहुंच हो। इसे सहन नहीं किया जाएगा। हमें विदित है कि इस देश में मंत्रिमंडल के इतिहास में आरंभ से लेकर अब तक इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि मंत्रियों जैसे लोगों की सम्राट के समीप पहुंच हो सकती है। और हम जानते हैं कि ये बात यहाँ तक चली गई है कि सदन में सामरिकगी से भेंट योग्य महिलाएं भी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित की जाती हैं। अतः जो सुझाव दिया गया वह संभव प्रतीत नहीं होता। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करने वाला कोई भी मंत्रिमंडल इस बात के लिए राजी नहीं होगा कि सचिव को इस तरह से संबद्ध किया जाए। तब आशा कहते हैं कि दूसरी ओर यदि गवर्नर को मंत्रिमंडल के नीतिगत विषयों पर चर्चा करने के लिए बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार दिया जाता है तो वह भी व्यवहारिक नहीं लगता, क्योंकि चाहे मंत्रिमंडल को गवर्नर को अपने निर्णय से अवगत कराना अनिवार्य होगा, किंतु मंत्रिमंडल उसे उन कारणों को नहीं बताएगा जिनके आधार पर उसने वे निर्णय लिए होंगे। ऐसे निर्णय विशिष्ट अथवा नाजुक हो सकते हैं और मंत्रिमंडल गवर्नर को कभी नहीं बताना चाहेगा कि किसी निर्णय विशेष के कारण क्या है। इसका कारण यह है कि गवर्नर को मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने के अनन्य अधिकार प्राप्त हैं और हो सकता है कि वह मंत्रिमंडल की सदन को भंग करने की सलाह से सहमत ना हो, क्योंकि इसका प्रावधान संविधान में कर दिया गया है। इस मामले को अनुदेशों पर छोड़ दिया जाए, जिसका अर्थ यह है कि यदि गवर्नर चाहे तो वह बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है, किंतु इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरी ओर मंत्रिमंडल के लिए अपनी बैठक में की गई सिफारिशों से गवर्नर को अवगत कराना अनिवार्य हो, इस विषय में मैं बस यही कहना चाहता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर एक बात और कहते हैं मुझे ये कहना है कि द्वितीय सदन की स्थापना पहले नहीं की जानी चाहिए और तत्पश्चात अपेक्षित बहुमत से संवैधानिक संकल्प पारित कर उसका समापन किया जा सकता है। हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि यदि कुछ प्रांतों में इस विषय को स्वविवेक पर छोड़ दिया जाता है तो द्वितीय सदन की स्थापना के लिए प्रांतीय विधानमंडल में
इस आशय का संकल्प पारित किया जाए कि वे द्वितीय सदन की स्थापना करना चाहते हैं, तभी द्वितीय सदन की स्थापना की जाए। इसे किसी प्रांतीय विधानमंडल पर संवैधानिक रूप से थोपा नहीं जाना चाहिए। सम्मानित साथियों, आज के अम्बेडकर संदेश का यहीं पर हम समापन करते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। बाबा साहब ने आज अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं गवर्नर और विधानमंडल की शक्तियों पर, जो हमने आपके समक्ष हूबहू उसी स्थिति में रख दिए हैं। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि प्रांतों में द्वितीय सदन पर बाबा साहब के क्या विचार है। प्रांतों में द्वितीय सदन अनिवार्य रूप से होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। इस संबंध में बाबा साहब ने जो अपने विचार दिए हैं उस संबंध में एक लाइन में भी अपने विचारों को आप साझा कर सकते हैं। तो आज के अम्बेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत, इस निवेदन के साथ कि इस अम्बेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने स्तर से शेयर जरूर कीजिएगा। सम्मानित साथियों, इसी के साथ दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।